हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट थर्ड। यह हमारा जूलॉजी यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हमारा यूनिट 3 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो से हम केमिस्ट्री के यूनिट 3 पर नज़र डालेंगे। तो आज हम देखते हैं जूलॉजी यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक। यह वीडियो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड अपने दोस्तों की वीडियो जरूर शेयर करिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है। तो आज हम देखते हैं क्रोमोसोम के टाइप्स, जो सेंट्रोमियर होते हैं उसके टाइप्स, जो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होते हैं उसके हिसाब से उसके टाइप्स। तो आज हम देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में चर्चा करते हैं। पहले कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को यहाँ दी गई है, पहले उसको आप ध्यान से समझिए। उसके बाद हम क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होते हैं उसके टाइप्स पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन प्रोसेस और नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सेंट्रोमियर की उपस्थिति या संख्या के आधार पर गुणसूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है उनकी संख्या के आधार पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसी पे हम चर्चा करेंगे आगे। यहाँ बताया गया कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वह सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, क्रोमोसोम विथ वन सेंट्रोमियर आर कॉल्ड मोनोसेंट्रिक। यह बताया गया कि एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को मोनोसेंट्रिक कहते हैं। जो एक सेंट्रोमियर वाले क्रोमोसोम होंगे उनको हम मोनोसेंट्रिक कहते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, क्रोमोसोम विथ टू सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड डाइसेंट्रिक। सेकेंड में बताया गया कि दो सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को डाइसेंट्रिक कहते हैं। जो क्रोमोसोम होंगे, जो गुणसूत्र होंगे, उनके जो सेंट्रोमियर होंगे, जो दो सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र, टू सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को हम डाइसेंट्रिक कहते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड, क्रोमोसोम विथ मोर देन टू सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। थर्ड में बताया गया है कि दो से अधिक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। हम देखेंगे फोर्थ, क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज अब्सेंट आर कॉल्ड एसेंट्रिक। फोर में बताया गया है कि जिन गुणसूत्र में सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है उसे हम एसेंट्रिक अकेंद्रित कहते हैं। जो क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर होगा, अगर उसमें एक भी गुणसूत्र नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं, अकेंद्रित कहते हैं। उसमें एक भी क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा तो उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। जो सेंट्रोमियर है, अगर उसमें एक भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। अब हम देखेंगे 5, इन सम क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इंडेसेंटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड डिफ्यूज। 5 में बताया गया है कि जो गुणसूत्र होता है उसमें सेंट्रोमियर पूरे उसकी लंबाई में अस्पष्ट रूप से उपस्थित होता है, अस्पष्ट रूप से स्थित रहता है, उपस्थित होता है, उनको डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ 5 में बताया गया है कि कुछ गुणसूत्र में, जो कुछ क्रोमोसोम में होंगे, कुछ गुणसूत्रों में उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वह उनकी पूरी लेंथ, पूरी लंबाई पर अस्पष्ट रूप से स्थित होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, इनकी पूरी लंबाई पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है स्पष्ट रूप से, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज इसे कहते हैं। जो इसकी पूरी लंबाई पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है इसको हम डिफ्यूज कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे, क्रोमोसोम आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। गुणसूत्र सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वह सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह बताया गया कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, विभिन्न टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट, एक्रोसेंट्रिक। इन दिस क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। फर्स्ट में यह बताया गया है कि इन गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र के एक किनारे की ओर स्थित होता है।
यहाँ बताया गया है कि क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वह एक किनारे की ओर स्थित होता है। जो सेंट्रोमियर होता है गुणसूत्र में एक किनारे पर स्थित होता है। जो क्रोमोसोम है इस पे जो सेंट्रोमियर होता है इस पे एक किनारे पर होता है। सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट होता है। एक्रोसेंट्रोमियर में बताया गया है कि जो गुणसूत्र है उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वह एक किनारे पर स्थित होता है। Hence, one arm of the chromosome is relatively long and the other is very short like a point. अतः गुणसूत्र की एक भुजा अपेक्षाकृत लंबी तथा दूसरी बिंदु की समान अत्यंत छोटी होती है। जो एक्रोसेंट्रिक है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनका आकार जो होता है, एक तरफ उनकी जो भुजा होती है वह लंबी होती है और दूसरी तरफ जो होती है वह छोटी होती है, एक बिंदु के समान। जो एक भुजा होगी वो लंबी होगी क्रोमोसोम की और एक बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा और एक भुजा बिंदु के समान होती है। एक्रोसेंट्रिक में बताया गया है कि जो गुणसूत्र होता है उसमें सेंट्रोमियर एक किनारे पर स्थित होता है और इसमें जो गुणसूत्र होगा उसमें जो उसकी एक भुजा एक साइड लंबी होगी और एक साइड थोड़ी छोटी होगी, एकदम बिंदु के समान छोटी होती है और बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये देख सकते हैं पी आर्म है, शॉर्ट आर्म है। इसको शॉर्ट आर्म भी कहते हैं और पी आर्म भी करते हैं। इसको क्यू आर्म करते हैं। ये लॉन्ग आर्म है। यहाँ बताया हमने कि एक तरफ इसकी जो क्रोमोसोम की भुजा होगी वो लंबी होगी और एक साइड छोटी होगी और जो बीच में होगा वो सेंट्रोमियर है और ये इस साइड लंबी इस साइड छोटी, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक साइड है, एक किनारे पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, सेंट्रोमियर एक साइड पर प्रेजेंट है क्योंकि जो पी आर्म है वो छोटा है और जो क्यू आर्म है वो लॉन्ग है। ये लॉन्ग आर्म है या शॉर्ट आर्म है। अब हम आगे देखेंगे submetacentric. In these chromosome, the centromere is located a little to one side of the chromosome center due to which both the arm of the chromosome are smaller and larger than each other. सब मेटासेंट्रिक में बताया गया है कि इन गुणसूत्र में सेंट्रोमियर गुणसूत्र मध्य से कुछ एक तरफ स्थित होते हैं। जो यहाँ बताया गया है कि जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वह गुणसूत्र के कुछ एक साइड स्थित होता है, कुछ एक तरफ स्थित होता है। इस कारण गुणसूत्र की दोनों भुजाएं एक दूसरे से छोटी एवं बड़ी होती हैं और इसमें जो गुणसूत्र की जो क्रोमोसोम की भुजाएं होंगी वह दोनों भुजाएं एक दूसरे से छोटी और बड़ी होती है। जो दोनों भुजाएं होंगी एक दूसरे से छोटी और बड़ी होती हैं। द शेप ऑफ दीज क्रोमोसोम इज लाइक यल, और इसका जो क्रोमोसोम का इन गुणसूत्रों का आकार यल के समान होता है। इन गुणसूत्र का जो क्रोमोसोम है इनका आकार यल के समान होता है। इसका डायग्राम हम देखते हैं। क्लियरली आप लोगों को ये डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, हम लास्ट में इसका डायग्राम सब साथ में दिखाएंगे। ये देख सकते हैं पी आर्म प्रेजेंट है, ये पी आर्म है और जो इसके ऊपर की भुजा होगी ये छोटी होगी थोड़ी नीचे की भुजा से। क्यू आर्म से पी आर्म भुजा थोड़ी छोटी होगी और सेंट्रोमियर एक साइड पे थोड़ा प्रेजेंट है क्योंकि नीचे वाली भुजा लॉन्ग है, इसलिए सेंट्रोमियर थोड़ा एक साइड स्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रोमियर है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो गोल है ये सेंट्रोमियर है, जो गोलाकार ये सेंट्रोमियर है। और नीचे देख सकते हैं ये क्यू आर्म है। क्यू आर्म में भुजा थोड़ी बड़ी है और जो पी आर्म है थोड़ी छोटी है। अब हम आगे देखेंगे मेटासेंट्रिक। थर्ड है मेटासेंट्रिक। इन दिस क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड almost in the middle due to which both the arms of the chromosome are of equal length. थर्ड में बताया गया है कि मेटासेंट्रिक में बताया गया है कि इन गुणसूत्र में सेंट्रोमियर लगभग मध्य में स्थित होता है। थर्ड में बताया गया है कि क्रोमोसोम गुणसूत्र में सेंट्रोमियर लगभग मिडिल में उपस्थित होते हैं। इनके कारण गुणसूत्र में दोनों भुजाएं समान और लंबी होती है। दोनों भुजाएं समान लंबाई की होती है। इसी कारण जो क्रोमोसोम की गुणसूत्र की भुजाएं होंगी वो समान लंबाई की होती हैं क्योंकि सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट होगा, इसलिए दोनों भुजाएं होंगी जो पी आर्म क्यू आर्म होगा वह एक समान लंबाई का होगा। इन गुणसूत्र का आकार यल वी के समान होता है। जो मेटासेंट्रिक है इसका जो द शेप ऑफ दीज क्रोमोसोम इज लाइक वी, और यहाँ बताया गया है कि इन गुणसूत्र का आकार वी समान होता है। जो इसका मेटासेंट्रिक है इसका जो आकार होता है वो वी के समान होता है। इसका जो डायग्राम होता है। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम।
मेटासेंट्रिक में बताया गया है कि इसकी दोनों भुजाएं समान होगी, जो पी आर्म और क्यू आर्म होगा इनकी भी भुजाएं एक समान होगी। देख सकते हैं पी आर्म है और जो सेंट्रोमियर है ये बीच में प्रेजेंट है, मिडल में प्रेजेंट है, इसीलिए पी आर्म और क्यू आर्म का लेंथ एक समान है। ये क्यू आर्म है। फिर क्लियरली नहीं दिख रहा हुआ, हम वीडियो में सब डायग्राम को एक साथ दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं 4 टीलोसेंट्रिक। The centromere is located at the end of these chromosome. There is only one arm. The other arm is like no arm. 4 में बताया गया है कि इस गुणसूत्र के सिरे पर सेंट्रोमियर स्थित होता है। टेलोसेंट्रिक में बताया गया है कि गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है उस पे सेंट्रोमियर स्थित होता है। सिरे पर जो गुणसूत्र का क्रोमोसोम का सिरा होता है वहां पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। केवल एक भुजा होती है और इसमें केवल एक भुजा होती है। सेंट्रोमियर एकदम सिरे पर स्थित होगा, इसलिए इसमें एक भुजा होती है, दूसरी भुजा नहीं होती है, नहीं के समान होती है, नहीं होती है। दीज आर स्केली क्रोमोसोम। और इसमें बताया गया है कि जो टीलोसेंट्रिक होता है इसका जो क्रोमोसोम होता है वह स्केली क्रोमोसोम होता है। स्केली का अर्थ होता है थोड़ा पपड़ीदार, शल्काकार होता है। इसका जो क्रोमोसोम होता है वो स्केली होता है। यहाँ टीलोसेंट्रिक में बताया गया है कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, वो जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो सिरे पर स्थित होता है, ऊपर साइड स्थित होता है सिरे पर। इसमें एक ही भुजा प्रेजेंट होती है। टीलोसेंट्रिक में एक भुजा स्थित होती है और जो सेंट्रोमियर होता है वो सिरे पर स्थित होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम होता है वह शल्काकार क्रोमोसोम होता है टीलोसेंट्रिक में। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। यह टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसका जो सेंट्रोमियर है वो ऊपर साइड सिरे पर स्थित है। देख सकते हैं सेंट्रोमियर है और क्रोमोसोम आर्म, इसमें एक आर्म प्रेजेंट होता है। आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है। अब हम इसका टोटल डायग्राम एक साथ देखेंगे। यह देख सकते हैं यह टीलोसेंट्रिक है और जो सेंट्रोमियर है सिरे पर स्थित है, जो टेलोसेंट्रिक कहते हैं। और यह एक्रोसेंट्रिक है, जिसमें थोड़ा एक साइड में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और जिसका आर्म होता है एक लॉन्ग आर्म होता है, क्यू आर्म लॉन्ग होता है और जो पी आर्म होता है बहुत ही छोटा होता है, बिंदु के समान। और सब मेटासेंट्रिक जो होता है उसमें एक आर्म थोड़ा बड़ा होता है और एक आर्म थोड़ा छोटा है। और जो सेंट्रोमियर होता है वह एक साइड पर स्थित होता है, थोड़ा एक साइड स्थित होता है। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये सेंट्रोमियर थोड़ा एक साइड स्थित है और जो पी आर्म है थोड़ा छोटा है और जो क्यू आर्म है लॉन्ग है। और मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक इसका जो पी आर्म है और जो क्यू आर्म है एक समान होता है। और जो सेंट्रोमियर होता है मिडिल में, सेंट्रोमियर मिडिल में स्थित होता है, इसलिए जो क्यू आर्म और पी आर्म होते हैं एक समान, इसका जो लेंथ होता है एक समान होता है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम वायरस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यह बताया गया है कि गुणसूत्र जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह भिन्न भिन्न प्राणियों में अलग अलग होता है। जो विभिन्न प्राणियों होती हैं उनमें भिन्न भिन्न क्रोमोसोम होता है, क्योंकि जो प्राणी होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या भी डिफरेंट होती है। जनरली ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सम स्पीसीज हैव द सम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सामान्यतः एक ही जाति के सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। यहाँ बताया गया है कि जो जनरली एक प्रकार के एक ही जाति के जो जीव होंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। उसमें जब असमान होती है उसमें कुछ जीन परिवर्तन होता है उसमें, तब इनकी संख्या गड़बड़ हो जाती है और बच्चे ठीक नहीं रहते, स्वस्थ नहीं रहते हैं। और बाकी सब क्रोमोसोम अगर एक जाति का जीव है तो उसमें क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होंगे उनकी संख्या समान होती है। दिस नंबर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द टेक्सोनोमिक पोजीशन इन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस संख्या द्वारा जीवों का वर्गीकृत स्थान एवं उनकी जाति ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इन संख्या द्वारा जीवों का वर्गीकृत स्थान एवं उनकी जाति ज्ञात करने में सहायता होती है। यहाँ बताया गया है कि जो जीव होंगे इनकी जो संख्या होती है, इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है, इनके द्वारा उनकी वर्गीकृत स्थान और उनकी जाति को ज्ञात करने में आसानी होती है। इनके जो गुणसूत्र होते हैं, इनकी जो गुणसूत्र की संख्या होती है, उनके द्वारा उनके जाति और वर्गीकरण करने में बहुत ही आसानी होती है, उनकी जाति ज्ञात करने में बहुत आसानी होती है। ह्यूमन्स एंड ब्लैक मोल फिश हैज 46 क्रोमोसोम, सो नाउ द स्पीसीज डेस्टिनेशन इज डिटरमाइंड नॉट बाय क्रोमोसोम बट बाय जीन्स। यहाँ बताया गया कि ह्यूमन मनुष्य एवं ब्लैक मोल फिश में, जो ब्लैक मोल फिश मछली होती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इस कारण अब जाति भेदभाव गुणसूत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो जीन होते हैं उसके द्वारा इनमें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसमें
भेदभाव किया जा सकता है, इसमें डिफरेंसेस किया जा सकते हैं जीन के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा डिफरेंसेस नहीं किए जा सकते हैं। जनरली द हैप्लॉइड क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय n एंड द डिप्लॉइड क्रोमोसोम बाय 2n। यहाँ बताया गया है कि साधारणतः अगुणित गुणसूत्र n होता है और जो द्विगुणित गुणसूत्र होता है, जो द्विगुणित गुणसूत्र होता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम को 2n द्वारा दर्शाया जाता है। जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा, जो अगुणित गुणसूत्र होगा, उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा, द्विगुणित गुणसूत्र होगा, उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसा होता है। जो क्रोमोसोम होता है इसका निर्माण, जो गुणसूत्र का निर्माण होता है वो जो डीएनए होता है उसमें प्रोटीन का जो डीएनए होता है, प्रोटीन का सुपर जो हिस्टोन प्रोटीन होगा उस पर सुपर कॉइल्ड होगा। उसके बाद क्रोमोसोम का निर्माण होता है। जो गुणसूत्र होता है वो प्रोटीन प्लस डीएनए का मिलकर बना होता है। प्रोटीन प्लस डीएनए का मिलेगा तो गुणसूत्र का निर्माण होगा। और जो डीएनए है इसी में जीन प्रेजेंट होता है। जो डीएनए को हम, इसका जो कॉइल्ड होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा, इसको हम खोलेंगे या फिर खींचेंगे तो इसमें जो जीन प्रेजेंट होता है, और जिनके हिसाब से हम डिफरेंसेस बता सकते हैं जीवों में। गुणसूत्र के हिसाब से डिफरेंसेस नहीं बता सकते। तो देख सकते हैं गुणसूत्र कैसा होता है। इसमें डीएनए भी थोड़ा दिखाया गया है, शो किया गया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और जो गुणसूत्र होता है उसका निर्माण हिस्टोन प्रोटीन होता है। इस पर डीएनए कॉइल होगा, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसी पे डीएनए कॉइल होगा तो गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज हमने देखा गुणसूत्र। उस वीडियो में गुणसूत्र के बारे में हमने गहन अध्ययन किया था। इसमें हम सेंट्रोमियर के हिसाब से गुणसूत्र के टाइप को देखें। आज जो सेंट्रोमियर होता है गुणसूत्र का एक पार्ट होता है, उसके हिसाब से क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, गुणसूत्र कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में दिया जाएगा, जो कि यूनिट 3 है केमिस्ट्री, क्योंकि जूलॉजी यूनिट 3 समाप्त हो चुका है। अब आगे हम देखेंगे केमिस्ट्री का यूनिट 3। आज हमने क्रोमोसोम, ये लास्ट टॉपिक था हमारे यूनिट 3 का जूलॉजी का, ये समाप्त हो गया। अगर उसके बाद जब केमिस्ट्री यूनिट 3 समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम जूलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। और जो ह्यूमन होते हैं उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। तो आज हमने देखा क्रोमोसोम। ये वीडियो आज कंप्लीट हुआ यहीं पर और ये यूनिट भी आज समाप्त हुआ। अगली वीडियो से आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जाएगी एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए एंड जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।